Hello students, welcome to our online portal. This is the next lecture of coordination chemistry. आज इस लेक्चर को हम अपने नेक्स्ट टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं जो आपको मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं। उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, पेज नंबर आप 20 पे चेक कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ wavelength of absorption of visible region, wavelength of absorption of visible region। कहता करेक्ट ऑर्डर बताना आपने वेवलेंथ के अब्जॉर्ब होने का। इसमें आपको कुछ एग्जांपल्स गिवन है। फर्स्ट इज निकल विद NO2 हैविंग चार्ज -4। सेकंड आपको इसमें एग्जांपल गिवन है निकल विद NH3 हैविंग चार्ज +2। थर्ड हमें गिवन है निकल विद वाटर 6 मॉलिक्यूल्स हैविंग चार्ज +2। ठीक है, ये आपको अलग अलग इसके अंदर एग्जांपल्स गिवन है। अब इसके अंदर देखिए कि जो मेटल आयन है वो सेम है, जो मेटल आयन तीनों में सेम है। इसमें भी निकल है, इसमें भी निकल है, इसमें भी निकल है, बट जो लिगेंड है यहाँ पे ये तीनों में डिफरेंट है। हमने एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग NO2 नेगेटिव ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, फिर NH3 आ जाएगा, फिर आपके पास H2 आ जाएगा। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग ये हमारे पास ऑर्डर बनता है। तो इसका मतलब हुआ कि इन तीनों में से वाटर सबसे वीक लिगेंड है। तो जब वाटर के अंदर ऑर्बिटल स्प्लिट होंगे तो उसमें जो गैप रहेगा वो सबसे कम रहेगा। ये तो हो गया वाटर वाला केस। दूसरा केस हमारे पास कौन सा है, NH3। इसमें जब स्प्लिटिंग होगी ऑर्बिटल्स की, फिर इसके अंदर गैप कंपैरेटिवली वाटर बढ़ जाएगा। और जब NO2 की हम बात करेंगे तो NO2 में जो ऑर्बिटल स्प्लिट होंगे इसमें जो गैप है ये और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये किसके बेसिस पे हो रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। ये पता कैसे लगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग पता लगा। तो इसमें एनर्जी गैप सबसे ज्यादा है, इसमें एनर्जी गैप कंपैरेटिवली कम है, इसमें सबसे कम है। हमें पता है जो वेवलेंथ का रिलेशन होता है वो एनर्जी के साथ क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किस में एब्जॉर्ब होगी, जिसमें एनर्जी कम होगी। एनर्जी कम किसमें है, जिसमें लिगेंड वाटर लगा हुआ। क्लियर, इसके अंदर गैप कम है एनर्जी का, इसलिए एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होगी। जिसके अंदर गैप सबसे ज्यादा एनर्जी का, एब्जॉर्प्शन सबसे कम होगी वेवलेंथ की, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, निकल और वाटर। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसके ऊपर चार्ज +2 और निकल आपको साइनाइड के साथ दिया गया है, निकल विद साइनाइड 4 साइनाइड मॉलिक्यूल्स विद चार्ज -2। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो कंपाउंड होता है ये आपके पास कलर्ड कंपाउंड होता है, जबकि साइनाइड जब लिगेंड लगा होता है तो ये कंपाउंड कलरलेस बन जाता है। ऐसा क्यों, दोनों में ही सेंट्रल एटम सेम है, फिर दोनों के अंदर ये कलर का डिफरेंस क्यों आ रहा है। हम इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं और साथ में हम इसके अंदर कलर्ड और अनपेड जो है उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को देख के भी बता सकते हैं। जिसमें d ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो या d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या कह सकते हैं कि वो कंपाउंड कलर नहीं बनाएंगे। वो कंपाउंड कैसे होंगे, कलरलेस। उसका रीजन क्या है कि उसमें dd ट्रांजिशन नहीं होगी। ऐसे कंपाउंड्स में dd ट्रांजिशन नहीं हो पाती, इसलिए कलर नहीं शो करेंगे। डी ट्रांजिशन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन d से d के अंदर मूव नहीं कर पाते, जिसमें d0 या d10। तो जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, जिसमें T2g और Eg ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकेंगे, जैसे आप बोल सकते हो D1 to D9, जिसमें इस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, वो कलर शो कर सकते हैं। कैसे, वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन शो करेंगे। एक्साइटेशन का मतलब मूवमेंट होगी इलेक्ट्रॉन्स की, और मूवमेंट होगी तो फिर वो कलर शो करेंगे। जब हम निकल के साथ
वाटर के निकल और वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो आप इसके अंदर देखेंगे कि निकल के ऊपर चार्ज कितना आ रहा है, +2। अब जब +2 चार्ज आएगा तो इसके अंदर डी के इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 8। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे जब आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, इट विल कंटेन 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। और क्योंकि वाटर जो है ये वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड होने की वजह से ये पेयरिंग नहीं करवाएगा, पेयरिंग नहीं करवाएगा तो 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, ठीक है। अब निकल जब साइनाइड के साथ प्रेजेंट है, इसमें भी निकल के ऊपर चार्ज +2 ही आएगा जब आप इसे सोल्व करोगे। क्या चार्ज बनेगा इसके अंदर, +2। पर इसके अंदर आप एक चीज देखिए, जो साइनाइड है, ये साइनाइड कैसा लिगेंड है, साइनाइड इज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ये आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में चेक कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा देगा। इलेक्ट्रॉन्स की जब इसमें पेयरिंग हो जाएगी, जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होने की वजह से अब इसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचेंगे। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स इसमें नहीं बचेंगे तो फिर इसमें डीडी ट्रांजिशन भी नहीं होगी। नो डीडी ट्रांजिशन, डीडी ट्रांजिशन अगर नहीं होगी तो इसलिए ये कंपाउंड कैसा रहेगा, कलरलेस रहेगा। क्लियर, बस ये पॉइंट अपन इसमें याद रखना है। दोनों के अंदर निकल 2 पॉजिटिव बन रहा है, निकल 2 पॉजिटिव, निकल 2 पॉजिटिव। यहां पे वीक लिगेंड होने की वजह से निकल 2 पॉजिटिव में अनपेयर इलेक्ट्रॉन आएंगे जो डीडी ट्रांजिशन शो करेंगे और कलर शो करेंगे। जबकि साइनाइड जब लगा होगा तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी, जैसा हमने कल सीखा था पेयरिंग कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। और पेयरिंग होने की वजह से अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो फिर डी ट्रांजिशन नहीं होगी, डी ट्रांजिशन नहीं होगी तो आपका कंपाउंड जो है वो कलर लेस हो जाएगा, उसके अंदर कोई कलर भी नहीं है। क्लियर, तो ये आपके पास क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि हमें एक कंपाउंड दिया गया है, देखिए NH4 ट्वाइस COF4। ये क्वेश्चन करने के बाद अगर आपका कोई डाउट होगा तो उसके बाद हम डाउट लेंगे। इसकी आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है इन टर्म्स ऑफ T2G एंड EG ऑर्बिटल्स। कहता है T2G और EG ऑर्बिटल्स की फॉर्म में आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। अब जब हमें पता है NH4 पे चार्ज पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो COF4 है, COF4 इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, -2। यहां से आप कोबाल्ट पे चार्ज निकाल लीजिए, कोबाल्ट पे चार्ज आ जाएगा +2। कोबाल्ट +2 की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन आप अगर इसके अंदर लिखोगे तो D में 7 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव में 7 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। अब इस केस में आप इसको स्प्लिट करवाइए, 4 लगे हुए हैं, टेट्राहेड्रल वाला केस है, तो हमारे पास इस तरीके से ऑर्बिटल्स डिवाइड होते हैं। इसके अंदर D के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे। ये आपके पास गैप है जिसे हम डेल्टा T लिख सकते हैं। अब जो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ऊपर वाले जो T2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर 3 आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, E4 एंड T2 3। ये आपके पास इसके अंदर आंसर बन जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछी गई थी तो ये इसके अंदर हमारे पास फाइनल आंसर बन जाएगा। क्लियर, हाँ जी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसमें। अब COCN नेगेटिव क्वेश्चन आपसे पूछता है दीज लिगेंड्स आर स्ट्रोंगर देन NH3। NH3 को कहता है वीक लिगेंड माना गया है और इनको स्ट्रॉन्ग लिगेंड माना गया है COCN नेगेटिव को। ऐसा क्यों, ये हमने किस बेसिस पे किया। ऐसे हमारे पास अगर लिगेंड आ जाए, लिगेंड विच हैव एम्प्टी
विच हैव एम्प्टी पाई ऑर्बिटल्स, ऐसे लिगेंड्स जिसके अंदर एम्प्टी पाई ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो, ठीक है, जो क्या कर सकते हैं, विच ओवरलैप विद दी फील्ड डी ऑर्बिटल्स, जो हमारे पास डी ऑर्बिटल्स हैं जो उसके अंदर ओवरलैपिंग कर सकते हैं। ओवरलैपिंग वही ऑर्बिटल्स कर पाते हैं जो एम्प्टी प्रेजेंट हो। कोबाल्ट, CO, Cn नेगेटिव, इनके अंदर एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होने की वजह से ये ओवरलैपिंग कर देते हैं ट्रांजिशन मेटल के साथ, और पाई बॉन्ड, बैक पाई बॉन्ड बनाने के अंदर हेल्प करेंगे। ओवरलैपिंग करने की वजह से ये पाई बॉन्ड बनाने में हेल्प करते हैं। जो ये पाई बॉन्ड बनता है, ये क्या करता है, इट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ डेल्टा नोट। ये जो डेल्टा नोट है, जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, जो एनर्जी गैप होता है ऑर्बिटल्स के बीच में, उन गैप को इंक्रीज करने में हेल्प करती है ये ओवरलैपिंग। जब ये ओवरलैपिंग हो जाएगी, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, तब ये जो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप इंक्रीज हो जाता है। जिसके अंदर एनर्जी गैप ज्यादा हो उसको ही हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड मानते हैं। NH3 के केस में पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती, नो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, इसमें पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती, इसलिए इसमें एनर्जी गैप ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाता। इस वजह से इस लिगेंड को वीक माना जाता है और इन लिगेंड्स को कैसा माना जाता है, स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ठीक, ये पॉइंट आपने इसमें याद रखना है। इसके बाद बस हमारा अब ये लास्ट टॉपिक रह जाता है, दैट इज वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, ठीक है, ये थ्योरी जो आपको मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं उसके अंदर डिटेल में मेंशन है। इसको हम जो सारे पॉइंट्स हैं उसको वहां से रीड करेंगे, फिर उसकी जो एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए मेन पॉइंट्स ऑफ इस थ्योरी के क्या है, आपके पास जो नोट्स है उसके अंदर पेज नंबर 21 पे मेंशन है। कहता कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसके पास दो तरह की वैलेंसी होती है। कंपाउंड्स के पास दो तरह की, हैज टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी, जिसे हम प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी बोल देते हैं। फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, प्राइमरी वैलेंसी, फर्स्ट इज प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी जो वैलेंसी है उसे हम कहां मेंशन करते हैं, आउटसाइड दी कॉम्प्लेक्स। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उसके जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है वहां प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। दूसरे बाद आया था हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी, इसे हम क्या लिखते हैं, इनसाइड दी कॉम्प्लेक्स, इसे हम कॉम्प्लेक्स के अंदर मेंशन करते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी जो वैलेंसी होती है दैट इज आयोनाइजेबल, प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल, और ये हमें क्या बताती है, ऑक्सीडेशन जो स्टेट होता है मेटल का उससे रिलेटेड होती है। जबकि सेकेंडरी जो वैलेंसी है ये कैसी होती है, नॉन आयोनाइजेबल। आप बच्चे ऊपर वाले पॉइंट से ही पता लगा सकते हो, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होगा वो आयोनाइज होगा, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा वो आयोनाइज नहीं होगा। इधर भी ऐसा लिखा, प्राइमरी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है इसलिए आयोनाइजेबल है, सेकेंडरी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है इसलिए नॉन आयोनाइजेबल है। जैसे प्राइमरी ऑक्सीडेशन स्टेट के कोरस्पोंडिंग होता है, वैसे ही सेकेंडरी वैलेंसी जो है ये कोऑर्डिनेशन नंबर के कोरस्पोंडिंग होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर की हेल्प से हम इसे पता लगा सकते हैं। क्लियर? इसके बाद हमारे पास इसमें पॉइंट आ जाता है, जो प्राइमरी वैलेंसी है वो एनायन से पता लगती है हमेशा। प्राइमरी वैलेंसी है वो एनायन से, मतलब एनायंस का मतलब जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो उसकी हेल्प से हमें पता लगती है। जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये एनायन और कैटायन दोनों से पता लग सकती है, बोथ। सेकेंडरी वैलेंसी कैन बी सेटिस्फाइड बाय एनायन एंड कैटायन, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के चार्जेस से पता लग सकती है। हर मेटल की टेंडेंसी होती है कि वो बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करे। हर मेटल चाहता है कि उसके कंपाउंड में जो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी है वो उसको सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। इसीलिए जो एनायंस होते हैं, जो नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल होते हैं,
वो दोनों तरह की वैलेंसी शो करने की कोशिश करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ताकि दोनों तरह की वैलेंसी को सेटिस्फाई किया जा सके। ये हम एग्जांपल लेंगे तब उसके अंदर और अच्छे से पता लग जाएगा कि कैसे दोनों तरह सेटिस्फाई कर सकता है वैलेंसी कोई मैटर। जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो प्राइमरी वैलेंसी है उससे हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी को एक स्ट्रॉन्ग लाइन से डिनोट करते हैं। जिसमें दोनों आ जाए, प्राइमरी और सेकेंडरी, उसमें एक स्ट्रेट लाइन बनाइए और साथ में एक डॉटेड लाइन बनाइए। उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह की वैलेंसी आप शो कर सकते हैं। क्लियर? सेकेंडरी वैलेंसी जो है उसे आप स्पेस के अंदर मेंशन करते हो, मतलब उसकी डायरेक्शन जो है स्पेस के अंदर मेंशन करते हो, और वो ज्योमेट्री बताने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। जैसे टेट्राहेड्रल बनेगा, ऑक्टाहेड्रल बनेगा, ये सब ज्योमेट्री जो है ये सेकेंडरी वैलेंसी की हेल्प से पता लगेगी। जबकि प्राइमरी वैलेंसी जो है ये नॉन डायरेक्शनल होती है, नॉन डायरेक्शनल, ये ज्योमेट्री बनाने में भी हेल्प नहीं करती और इसको आप किसी भी डायरेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हो। क्लियर? ये पॉइंट्स आपने इसमें याद रखने हैं। अब यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, उससे आपको ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए ये सभी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। मान लो कोबाल्ट के साथ आपने ये कॉम्प्लेक्स लिया जिसमें NH3 के 6 मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, मतलब 6 लिगेंड लगे हुए हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्लोरीन लगा रखे हैं आपने 3। यहां जब आप कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो यहां वैल्यू कितनी आ जाएगी? +3 आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइमरी वैलेंसी जो है वो कितनी है? 3। क्लियर? अब प्राइमरी वैलेंसी 3 कैसे है ये अब देखो, हमने पढ़ा था पीछे कि प्राइमरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होती है? आउटसाइड दी कॉम्प्लेक्स। आउटसाइड दी कॉम्प्लेक्स 3 क्लोरीन है, इसलिए इसकी प्राइमरी वैलेंसी 3 बन जाएगी। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है कोबाल्ट का? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो किससे पता लगती है? कोऑर्डिनेशन नंबर से। सेकेंडरी वैलेंसी किससे? कोऑर्डिनेशन नंबर से। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का 6 है, देयरफॉर जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी दैट इज 6, उसको NH3 सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर? अब हमने पीछे क्या पढ़ा कि सेकेंडरी वैलेंसी एक स्पेस के अंदर डायरेक्शन के अंदर होती है और ये ज्योमेट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है? 6। तो 6 के केस में आप क्या करोगे? सेंटर में कोबाल्ट बनाया। जब आपके पास हाइब्रिडाइजेशन में वैल्यू 6 होती है तो कौन सी शेप बनती है? स्क्वायर बाइपिरामिडल। तो आपने ये स्क्वायर बाइपिरामिडल बना देना। सेंटर में कोबाल्ट आ गया, NH3 इसके साथ आ गया। ठीक है? इसको मैंने स्ट्रॉन्ग लाइन से बनाया क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी स्ट्रॉन्ग लाइन मतलब एक स्ट्रेट लाइन से आप रिप्रेजेंट करते हो। अब कौन बच गया? क्लोरीन बच गया। क्लोरीन क्या है? प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 क्लोरीन एटम है ना, 3 प्राइमरी वैलेंसी है। इसको हम डॉटेड से शो करते हैं। ये मैंने डॉटेड से शो कर दिया, एक सीएल यहां लगा दिया। किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हो क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल होता है, हमने पढ़ा। एक सीएल यहां लगा दिया, एक सीएल आपने इस तरफ लगा दिया। इसके अंदर डायरेक्टम कोई स्पेसिफाई नहीं है डायरेक्शन का, तो आप कहीं भी मेंशन कर सकते हो। क्लियर? और एग्जांपल देता हूं इसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहां पे सेंट्रल एटम कोबाल्ट है, NH3 5 लगे हुए हैं, साथ में एक क्लोरीन आ गया और 2 क्लोरीन आपके बाहर लगे हुए हैं। अब इसमें जब आप कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है इसके अंदर +3। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है? +3। इसका मतलब जो प्राइमरी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी क्या होनी चाहिए? 3। अब सुनना ध्यान से, इसमें 2 ही क्लोरीन बाहर प्रेजेंट है, 2 ही क्लोरीन बाहर प्रेजेंट है, पर प्राइमरी वैलेंसी तो कितनी आ रही है? 3। हमने क्या पढ़ा था कि ये वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करता है? एनायन सेटिस्फाई करते हैं। तो 2 क्लोरीन तो वो सेटिस्फाई करेंगे जो बाहर प्रेजेंट है, और एक क्लोरीन वो भी सेटिस्फाई करेगा जो अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, पहला। दूसरा पॉइंट, सेकेंडरी वैलेंसी निकालने के लिए आपने कोऑर्डिनेशन नंबर देखना होता है। कितने लिगेंड लगे हैं? 5 ये लगे, क्लोरीन लगा, तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आ जाएगी? 6। अब पहले सेकेंडरी वैलेंसी के अकॉर्डिंग मैं यहां पे ज्योमेट्री बनाता हूं। सेंट्रल एटम कोबाल्ट 4 प्लेन में, एक प्लेन के ऊपर, एक प्लेन के नीचे, ये बना दिया आपने।
अब NH3 हमारे पास 5 है, 1 2 3 4 5, ये आपने 5 बना दिए, ठीक है। इसको एक NH3 को इधर बना लीजिए। पहले इसके अंदर प्लेन वाला खाली रख लेते हैं, वैसे तो हम कोई भी खाली रख लें गलत नहीं होगा, हम एक प्लेन वाला खाली रख लेते हैं। 5 आपने इसमें NH3 लगा दिए, एक लिगेंड कौन है, क्लोरीन, एक आपने यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, 6 लिगेंड लग गए। अब इसके बाद ये तो होगी सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई। अब प्राइमरी को सेटिस्फाई कराना है, कितनी है, 3, पर बाहर क्लोरीन कितने हैं, 2। पहले तो 2 क्लोरीन मेंशन कर दीजिए, एक क्लोरीन आपने ये डॉटेड लाइन से मेंशन कर दिया, एक क्लोरीन आपने यहां डॉटेड लाइन से मेंशन कर दी, ठीक हो गया। अब एक और वैलेंसी सेटिस्फाई करानी है प्राइमरी, अभी तो 2 ही हुई है, 2 बाहर वाले यूज कर लिए। अब एक क्लोरीन एनायन जो होगा उसको यूज करना है, एनायन क्लोरीन है, तो अब इस क्लोरीन के साथ एक डॉटेड और बना देंगे, यही डुअल बिहेवियर है। अब आप चेक करो कि ये क्लोरीन जो है, ये जो एनायन है, ये प्राइमरी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, 1 क्लोरीन आयन शो डुअल बिहेवियर, एक क्लोरीन यहां पे डुअल बिहेवियर शो कर, ओके ओके सर। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन दे रहा है वो दे रहा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वजह से, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब है जिसके पास ज्यादा आयंस होंगे, मोर आयंस जिसके पास होंगे विल शो मोर कंडक्टिविटी, उसके अंदर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। ज्यादा आयंस ज्यादा कंडक्टिविटी शो करेंगे, कम आयंस कम शो करेंगे। अब इसके अंदर मैं आपको 2 एग्जांपल लेता हूं, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। कोबाल्ट है, NH3 3 हो गया, क्लोरीन भी 3 हो गया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। दूसरा मैं यहां ले लेता हूं कोबाल्ट, NH3 6 ले लिया और क्लोरीन 3 बाहर ले लिया। अब इसमें स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई है ही नहीं, तो कोई आयोनाइज ही नहीं होगा, सिर्फ एक ही रह जाएगा, ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स। इसमें आपके पास क्या है, 4 आयंस बन जाएंगे, 3 तो क्लोरीन बाहर है 3Cl नेगेटिव, और एक आपके पास ये पॉजिटिव आ जाएगा पूरे कॉम्प्लेक्स पे, तो टोटल 4 आयंस हो गए। इसका मतलब जिसके पास ज्यादा आयंस है वो ज्यादा कनेक्टिविटी शो करेगा, इट विल हैव मोर कनेक्टिविटी। जिसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आयंस ज्यादा बन रहे होंगे वो ज्यादा कनेक्टिविटी शो करेगा, जिसके पास कम बन रहे होंगे वो कम कनेक्टिविटी शो करेगा। क्लियर? इस तरीके से आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मैंने नोट्स में डाल के दिए होंगे, ठीक है। उन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को आप पढ़िएगा, कंडक्टिविटी के बेसिस पे, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे वो क्वेश्चंस आपको बना के दिए। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन इसके अंदर आ जाता है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की हमने स्टेबिलिटी बतानी है तो वो हम कैसे बता सकते हैं। देखो आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है वो मेटल और लिगेंड की हेल्प से बनता है, और इन मेटल और लिगेंड के बीच में कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे आपको स्टेबिलिटी पता लग जाएगी। जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी मेटल और लिगेंड के बीच में उतनी स्ट्रांगली एक दूसरे से बाउंडेड होंगे, जितनी स्ट्रांगली बाउंडेड होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी। देखो जितना स्ट्रांग भी कोई मेटल और आयन बाउंड होगा वो डिसोशिएट उतना कम होगा, मतलब डिसोसिएशन की वैल्यू अगर कम है तो फिर उसकी हम बोल सकते हैं कि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, बोल सकते हैं ना। देखो जिसकी डिसोसिएशन वैल्यू, डिसोशिएट होने की वैल्यू जिसकी कम होगी विल हैव मोर स्टेबिलिटी, विल हैव मोर स्टेबिलिटी, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी ज्यादा। जिसकी डिसोसिएशन की वैल्यू कम उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी ज्यादा। कम टूटेगा तो ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अब जैसे हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वैसे हमारे पास स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी होता है, जिसकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, मोर स्टेबिलिटी कांस्टेंट, उसको हम क्या कहते हैं, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स।
वो ज्यादा स्टेबल होगा। जिसके अंदर मोर स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब मोर स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा कब होगी? जब वो डिसोशिएट कम होगा। ठीक है, बात तो वहीं आ जाएगी। अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज बता सकता हूं यहां पे कैसे। अब जैसे मान लीजिए, जो एक पॉइंट आपने ध्यान रखना है, जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है उससे हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, डिसोसिएशन वैल्यू होती है, उससे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको कोई क्वेश्चन दे देता है, उस क्वेश्चन में कहता है कि बीटा की जो वैल्यू है वो ज्यादा है किससे? के से। इसका मतलब जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू ज्यादा है किससे? डिसोसिएशन कांस्टेंट से। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो कंपाउंड आपका ज्यादा स्टेबल है। जिसमें डिसोसिएशन की वैल्यू कम हो जाएगी उसके अंदर कंपाउंड क्या हो जाएगा? कम स्टेबल। आप दोनों वैल्यू को अगर कैलकुलेट करना चाहते हो तो दोनों वैल्यू का रिलेशन क्या होता है? जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी कांस्टेंट, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी कांस्टेंट। मतलब अगर आपके पास डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू है उसको इन्वर्स कर दीजिए, वो आपके पास स्टेबिलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। क्लियर? बस ये आपने वैल्यू का ध्यान रखना है। इसके बेसिस पे भी मैंने आपको नोट्स पे क्वेश्चन दिए हैं, उन क्वेश्चंस को आप इसमें पढ़ सकते हो कि कैसे स्टेबिलिटी कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट किसी भी कंपाउंड के लिए स्टेबल या उसके अनस्टेबल होने के लिए रिस्पॉन्सिबल बन सकते हैं। तो ये आपके पास कंप्लीट हो गया पार्ट। इसके अलावा जो लास्ट में पार्ट दे रखे हैं जिसके अंदर आपको फंक्शंस दिए गए हैं, वो बेटा आपने नहीं करना। यहीं तक बस आपके सिलेबस में है, वो लास्ट वाला पार्ट आपके सिलेबस से डिडक्ट कर दिया गया।